चलिए, ये क्वेश्चन था हमारे पास। वो कहता है कि जनाब, मार्क गोल्डस्मिथ ब्रोकर हैज शोन हिम टू बॉन्ड्स, ईच हैज अ मेच्योरिटी ऑफ 5 years। 5 years हमारा एन हो गया, और पार वैल्यू ऑफ $1,000, ये पार वैल्यू होगी। उसके आगे उसने कहा है अ यील्ड टू मेच्योरिटी ऑफ 12%, ये हमारा आर हो गया। ठीक है। बॉन्ड ए हैज अ कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, ये बॉन्ड ए का आई है कूपन रेट के लिए, एंड बॉन्ड बी है कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%, ये बॉन्ड बी का आई है। ठीक है। अब ए पार्ट में वो कहता है, सिंपल है, कैलकुलेट दी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द बॉन्ड्स। अब क्योंकि इसमें कूपन रेट भी है और मैच्योरिटी डेट भी है, तो इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड्स कूपन बॉन्ड्स हैं। तो हम यहाँ पर कूपन बॉन्ड्स वाला फार्मूला लगा लेंगे ए पार्ट के हवाले से। मैं एक बॉन्ड ए को सॉल्व कर देता हूँ। बॉन्ड ए, इसके लिए होगा बी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू 1 - 1 प्लस आर रेस टू पावर -n होल डिवाइडेड बाय आर प्लस एम वी मेच्योरिटी वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेस टू पावर -n। अच्छा जी, अब डाटा पुट करते हैं। बॉन्ड ए के केस में जो हमारा आई है वो 6% है, तो $1,000 इंटू 6% करेंगे तो ये $60 हो जाए। इसका मतलब है $60 इंटू 1 - 1 प्लस आर वाई टी एम है 12%, 0.12 रेज टू पावर -5 होल डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस मेच्योरिटी वैल्यू है $1,000 इंटू 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर -5। जी प्लीज इसका मुझे फाइनल आंसर बताएं। $783.33 होगा गालबन। 73 है 783.73 है, जी। तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 784 के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद आगे बॉन्ड बी के केस में हमारे पास जो आई है वो 14% है। 1000 इंटू 14% करेंगे, ये $140 होगा। अब ये जब $140 होगा, तो इसके हिसाब से जब हम बी नॉट में वैल्यू पुट करेंगे आई की जगह पे, तो वो हम 140 पुट करेंगे। 140 इंटू 1 - 1 प्लस आर है 0.12 रेज टू पावर -5 होल डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस एम वी मेच्योरिटी वैल्यू 1 प्लस आर होगा 0.12 रेज टू पावर -5। जी प्लीज इसको आंसर बताएं। $1072। जी ओके करें, कोई और काउंटर कंफर्म करे। आयशा ने मुझे कर दिया है 1072 है, उसके अलावा कोई और एक आधा और बचा। सर नहीं है। चलें जी, वेरी गुड। आगे आ जाएं। बी पार्ट में जब हम आएंगे, तो बी पार्ट में वो कहता है मार्क हैज $20,000 to invest, judging on the basis of the prices of the bonds. How many of either one could Mark purchase if he were to choose it over the other? उसने कहा जी कि ये जो कीमतें आपने बॉन्ड्स की निकाली हैं, ये 784 बॉन्ड ए की और 1072 बॉन्ड बी की, इन वैल्यूज की बेस पर बताएं कि अगर उसने $20,000 इन्वेस्ट करने हो इन बॉन्ड्स में, तो इन दोनों के बॉन्ड्स के वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स खरीद सकता है। एक अहम चीज है सवाल में, जम्पशन में उसने कहा है मार्क कैन नॉट रियली परचेज अ फ्रैक्शन ऑफ अ बॉन्ड, यानी वो हिस्सा तो नहीं खरीद सकता बॉन्ड का, या वो पूरा खरीदेगा या जीरो या पूरा होगा। बट फॉर पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन प्रिटेंड दैट ही कैन, मगर वो कहता है अगर इस सवाल के लिए, इस बी पार्ट के लिए ऑप्शन में फ्रैक्शन में भी आंसर आता है ना, तो उसको भी कंसिडर करें, फ्रैक्शन को भी कंसिडर करें। तो जनाब अब हम यहाँ पर बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट के हवाले से अगर मैं बॉन्ड ए की बात करूं, तो बॉन्ड ए में एक बॉन्ड है 784 का, तो नंबर ऑफ बॉन्ड ए आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स में हमारे पास आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 784। ये आपके पास आ जाने चाहिए 25 25.5। 25.5 बॉन्ड्स। ठीक है।
और इसी तरह जब हम करेंगे बॉन्ड बी के लिए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो वो आपके पास आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय उसकी एक की कीमत है 1072। तो ये आपके पास 186 जी जी 5 1.6 जी 6 18.6 5 18.65। जी सर। चलें जी, इसको एग्जैक्ट कर लेते हैं 18.65। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में वो क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट द ईयरली इंटरेस्ट इनकम ऑफ ईच बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कूपन रेट एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट मार्क कुड बाय विद $20,000। सिंपल सी बात है, उसने कहा जी इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करें हर बॉन्ड की, यानी बॉन्ड ए की अलहदा बॉन्ड बी की अलहदा, इस कॉन्टेक्स्ट में कि वो कितने बॉन्ड्स खरीद रहा है उसके मुताबिक। मिसाल के तौर पर बॉन्ड ए के केस में पर बॉन्ड है $60, ये हमने निकाला था ये क्वेश्चन के अंदर। तो अगर अब उसके पास 25.5 बॉन्ड ए हैं तो वो कितने इंटरेस्ट अर्न करेगा इसके बाद? तो सिंपली हम इंटरेस्ट पर बॉन्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बॉन्ड से, तो हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट पर बॉन्ड, ये सी पार्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट इनकम ऑफ बॉन्ड ए, इंटरेस्ट इनकम ऑफ बॉन्ड ए, ये हमारे पास आ गई। अब इसके लिए एक का है $60 और उसके पास है 25.5 बॉन्ड्स, तो कैलकुलेट करें, ये तकरीबन कोई $1530 बनने चाहिए मेरे हिसाब से। 15-30 ही है सर। जी, $1530। ठीक है, इसी तरह आ जाए आगे, इंटरेस्ट इनकम ऑफ बॉन्ड बी, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा $140 था एक बॉन्ड का, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स थे 18.65। जी प्लीज, ये बन जाएगा $2612, 11। 2611। तो ये हमारा हो गया सी पार्ट। अब फर्दर डी पार्ट में वो कहता है कि अज्यूम दैट मार्क विल री इन्वेस्ट द इंटरेस्ट पेमेंट्स। वो कह रहा है कि जनाब ये देखें, अगर ए बॉन्ड में इसको $60 मिल रहा है या बी बॉन्ड में उसको $140 मिल रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसको भी री इन्वेस्ट कर देगा, उसको भी कहीं पर फिक्स करा देगा, उस पर भी वो इंटरेस्ट अर्न करेगा। री इन्वेस्ट द इंटरेस्ट पेमेंट्स एज दे आर पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जैसे जैसे वो हर साल के एंड में इंटरेस्ट मिलता जाएगा वो उसको फिर इन्वेस्ट करता जाएगा, री इन्वेस्ट करता जाएगा। दैट his rate of return on the reinvestment is only 10%। मगर जो वो इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर उसको 10% मिलेगा, उसके ऊपर उसको 12 नहीं मिल रहा। बॉन्ड्स पे उसको 12% रिटर्न है, मगर वो जो री इन्वेस्टमेंट रेट है उसका वो 10%। फॉर ईच बॉन्ड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल पेमेंट प्लस द वैल्यू ऑफ मार्क्स री इन्वेस्टमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ 5 years। अब वो इस पार्ट में, डी पार्ट में बेसिकली आपको कह रहा है कि जनाब दोनों चीज़ें बताएं, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस री इन्वेस्टमेंट। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ टाइमलाइन किस तरह बनेगी इसमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बात करूँ बॉन्ड ए के केस में, तो उसमें हमारे पास जो इंटरेस्ट की टाइमलाइन बनेगी या कैश फ्लो का पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न इस तरह का होगा कि 1 2 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ये पहले साल के एंड में $60, दूसरे साल के एंड में $60, तीसरे साल के एंड में $60, चौथे साल के एंड में $60 और पांचवें साल के एंड में $60। ये उसके इंटरेस्ट का कैश फ्लो का पैटर्न है। इन्हीं पैसों को वो दोबारा इन्वेस्ट कर देगा, और दूसरी तरफ उसको अपने बॉन्ड का ऊपर 5 सालों के एंड में $1000 मिलेंगे, ये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक हो गया?
तो अगर हम इन सारे कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यू का सम ले लें तो हमारे पास टोटल आ जाएगा विद प्रिंसिपल एंड री इन्वेस्टमेंट अकाउंट दोनों को मिला। अब जो यहाँ पर अहम चीज है, सवाल है मेरा आपसे, वो ये है कि ये जो $60 का कैश फ्लो पैटर्न है ये किस टाइप का कैश फ्लो है, कौन बताएगा? शाबाश, दोबारा बोलें इकरा बेटा। फ्यूचर वैल्यू एनविटी, इसमें हम लोग फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे एनविटी में। जी जी, ये कैश फ्लो पैटर्न है एनटी का, और यस हमने उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें फ्यूचर वैल्यू एनटी का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैं बात करूं तो जो हमारा अकाउंट है उसमें $60 का कैश फ्लो है। 1+R यहाँ पर आ जाएगा, 1+R है 10% का रेट है 0.10 रेज टू पावर 5, 5 सालों के लिए फ्यूचर है, -1 होल डिवाइडेड बाय 0.10, ये ब्रैकेट क्लोज, जमा $1000 का प्रिंसिपल। और क्योंकि ये 5वें साल के एंड पे है तो इसका मतलब है इसकी कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं है, 5 सालों के बाद भी 1000 है और ये 1000 ही रहेगा। इस सारे को जब आप सम अप करेंगे तो ये बनेगा $1366। शायद पॉइंट आगे कुछ आ जाए, कंफर्म करें प्लीज। यही है सर, 0.3 है। 0.3 है, इग्नोर करो, 0.3 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब आप लोग काइंडली जो बॉन्ड बी है उसका निकाल के बताएं मुझे अकाउंट का टोटल क्या आएगा। इसी तरह होगा, उसमें फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर $60 का कैश पैटर्न है, वहां पर $140 का कैश पैटर्न होगा, क्योंकि वहां पर बॉन्ड पर ईयर का इंटरेस्ट $140 है। बॉन्ड बी का कैलकुलेट करके बताएं। 1855। हाँ जी शाबाश, कोई और भी कंफर्म कर दे। आयशा ने किया, आयशा के अलावा 1845 आ रहा है, 1854। 54, हाँ वो 54 के आगे बिलाल डेसिमल देखना कितने हैं तो वो पता लग जाएगा। सर 1855 यही है। जी ठीक है, अलीजे ने भी 54 ही कहा है। 55 बेटा किस तरह किया इकरा आपने, 54 के बाद कितना आ रहा है? सारे मुझे 54 ही कह रहे हैं, इसलिए मैं भी चेक कर लूँ एकदम अकाउंट में। 0.7 आ रहा है इसलिए 5 है। हाँ 1854.71 है ना, तो अगर हम उसको राउंड जी ऑफ करेंगे तो वो 1855 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है जनाब, शाबाश, बिल्कुल सही है। मैं इसको सॉल्व कर दूं बॉन्ड बी के केस में कि 140 इंटू यही फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला 1+R 0.10 रेज टू पावर 5 -1 होल डिवाइडेड बाय 0.10 प्लस 1000, तो ये हमारे पास $1855 आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, अब यहाँ तक जो पार्ट डी तक है ना ये सारा सिंपल है। कोई नोट तो नहीं कर रहा, मैं दोबारा जूम कर देता हूँ। नोट हो गया, ओके है। अब ई पार्ट की तरफ चलते हैं हम। ई पार्ट में वो क्या कह रहा है, वो कहता है वाई द टू वैल्यूज कैलकुलेटेड इन पार्ट डी डिफरेंट। पहली बात तो उसने कहा है कि पार्ट टी में क्योंकि दोनों का रेट 10% था उसके बावजूद दोनों की वैल्यू फर्क क्यों आई, वो हमें पता है क्यों आई, हम लिखते हैं। दूसरा उसने कहा इफ मार्क वर वरिड दैट he would earn less than 12% yield to maturity on the reinvestment interest payments, which of these two bonds would be a better choice। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें वो क्या डिमांड कर रहा है और हमें क्या सॉल्व करना है। अब ई पार्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो पहले सवाल का जवाब तो बड़ा सिंपल है कि क्योंकि दोनों का आंसर मुख्तलिफ इसलिए आया है कि दोनों के जो कूपन इंटरेस्ट रेट की अमाउंट है वो फर्क है। बॉन्ड ए में $60 मिल रहे हैं, बॉन्ड बी में $140 है, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि उसमें ज़्यादा अमाउंट क्यूमुलेट हो रही है। और बॉन्ड ए में वैल्यू कम है, आंसर कम है क्योंकि उसमें कम कूपन रेट जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है $60 से। ठीक है, तो उसमें जो पहला ई पार्ट का जो पहला सवाल है उसको जवाब देंगे जनाब। आंसर इन पार्ट
D are different because both नहीं कहते, bonds have, both कहने की जरूरत नहीं है, implied है कि दो हैं, different because bonds have different coupon rates, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड बी हैविंग 14% coupon rate have higher accumulated account deposit at the end of 5 years as compared to 6% coupon rate of bond A। सिंपल सी बात है कि जी आंसर इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि एक का रेट कूपन रेट दूसरे से ज़्यादा है, और उसको फिर मैंने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि बॉन्ड बी का 14% कूपन रेट है, तो उसका जो क्यूमुलेटेड अकाउंट का बैलेंस है, यानी उसके अकाउंट में जो पैसे जमा होकर पड़े हुए हैं, वो भी बॉन्ड ए के मुकाबले में 5 सालों के एंड में ज़्यादा होंगे। अब आते हैं अगले पार्ट के ऊपर। अगले पार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ छोटी सी एग्जांपल के साथ। अब यहाँ पर कहानी क्या है, अच्छा नहीं, यहाँ पर हम आंसर सॉल्व करेंगे, इसको मैं अलहदा से सॉल्व करता हूँ ताकि समझाने के लिए। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहता है कि सिनेरियो ये है कि जो मार्क है ना, उसके बाद दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थी, एक बॉन्ड ए थी और एक बॉन्ड बी थी। चाहे बॉन्ड ए का कूपन रेट 6% था, मेच्योरिटी 5 ईयर थी, और बॉन्ड बी का कूपन रेट 14% था, मेच्योरिटी 5 ईयर्स थी। इन दोनों का जो रिटर्न था ना आर, वो 12% ही था, उसमें कोई फर्क नहीं था। इन दी एंड वो ए में भी इन्वेस्ट करके उसको एवरेज रिटर्न 12 ही मिलना था, बी में भी इन्वेस्ट करके 5 सालों के एंड में उसको 12 ही मिलना। मगर क्योंकि उसने ये प्लान किया है कि वो री इन्वेस्टमेंट करेगा, री इन्वेस्टमेंट करेगा ऑफ इंटरेस्ट, तो री इन्वेस्टमेंट का जो रेट है ना वो है 10%। इसका मतलब है कि लेट सपोज अगर वो, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अगर वो बॉन्ड ए को चूज करता है प्लस री इन्वेस्टमेंट करता है, या मिसाल के तौर पर, या वो बॉन्ड बी को चूज करता है और प्लस उसके इंटरेस्ट को री इन्वेस्टमेंट करता है, तो बॉन्ड्स वाले पोर्शन पे तो दोनों केसों में 12% है, पर री इन्वेस्टमेंट में 10% मिलेगा। इसका मतलब है कि अब उसका जो एवरेज रिटर्न है वो 12 नहीं होगा, वो 10 से लेकर 12% के दरमियान होगा, चाहे वो कोई भी ऑप्शन चूज कर ले, क्योंकि दोनों ऑप्शन में सेम सिनेरियो है। री इन्वेस्टमेंट कम है, तो जब री इन्वेस्टमेंट रेट कम होगा तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का जो एवरेज रिटर्न है वो भी कम आ जाएगा, वो भी नीचे आ जाएगा, वो 10 से 12 के दरमियान आ। तो वो कहता है अब वो फिक्रमंद है कि अब अगर मैं री इन्वेस्ट करता हूं तो 12 तो नहीं मिलेगा, तो फिर ए और बी में से, इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन उसके लिए ठीक है, किसको चूज करना उसके लिए सही है, जिसमें वो क्या नाम है, बॉन्ड ए और उसकी री इन्वेस्टमेंट को चूज करे या बॉन्ड बी और उसकी री इन्वेस्टमेंट को चूज करे। ये अब उसके लिए हमने फैसला करना है। इसका मतलब है कि हमें अब रिटर्न निकालना पड़ेगा री इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, री इन्वेस्टमेंट के साथ बॉन्ड का एवरेज रिटर्न निकालना पड़ेगा। तो ये जो डी पार्ट में हमने वैल्यूज निकाली थी, ये 1855 और 1366, ये वो आपकी थी वैल्यूज जिसके अंदर आपके पास बॉन्ड ए प्लस उसकी री इन्वेस्टमेंट, और 1855 वो वैल्यू थी जिसके अंदर आपके पास बॉन्ड बी उसका इंटरेस्ट की री इन्वेस्टमेंट शामिल थी। तो अब हमने इसका आर निकालना है क्योंकि वो ही रेट है। अब ये सिंगल कैश फ्लोज हैं और ये सिंगल कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यूज हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का आर कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉन्ड ए का यील्ड निकालूं विद री इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड ए का यील्ड विद री इन्वेस्टमेंट आ जाएगी मेरे पास फ्यूचर वैल्यू
इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n। तो r निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू इसके साथ हो जाएगी 1 प्लस आर रेज टू पावर n, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू। n को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 1 बाय n से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो n से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू -1। तो बॉन्ड ए के केस में अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो उसका r यानी उसका YTM विद री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू है 1366 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू है उसकी $784। ये हमने पार्ट ए में सिलेक्ट किया था क्योंकि वो उसकी B0 थी, करंट वैल्यू थी, प्रेजेंट वैल्यू थी। और अगर री इन्वेस्टमेंट के बाद जो उसको रिटर्न मिलेगा वो $1366 का मिलेगा। रेज टू पावर 1/5 -1। जी प्लीज इसको सॉल्व करें, आंसर आएगा 0.1173 या कुछ ऐसा। आंसर बता दो बेटा। 11.74। जी शाबाश, 11.74 ठीक हो गए। 11 पॉइंट और डॉलर लिख दिए मैंने गलती से, 11.74। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.1174। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11.74% आ जाएगा। चलें जी शाबाश। इसी सेम फार्मूले से आप बी कर सकते हैं, बॉन्ड बी के लिए कर सकते हैं। और बॉन्ड बी में डिफरेंस ये होगा कि प्रेजेंट वैल्यू 1072 होगी और फ्यूचर वैल्यू वो 1855 होगी जो आपने कैलकुलेट की थी। बॉन्ड बी के लिए यील्ड विद री इन्वेस्टमेंट तो वो बन जाएगी आपके पास आर यानी YTM उसका बन जाएगा 1855 डिवाइडेड बाय 1072 रेज टू पावर 1/5 -1। जी प्लीज काइंडली आंसर। 11.59 सर। 11.59 ठीक हो गए, 11.6 के करीब ठीक हो गए। इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये आपके पास ये 11.59% आ जाए, 11.59% आ जाए। तो कॉमन सेंस की बात है, हम किसको चूज करेंगे? हम प्रेफर करेंगे बॉन्ड ए को क्योंकि उसकी री इन्वेस्टमेंट के साथ जो यील्ड है वो हायर है। तो सिंपली आप लिखेंगे वी विल प्रेफर बॉन्ड ए as its yield with reinvestment is higher than bond B। तो ये हमारा ई पार्ट की जो प्रेफरेंस है वो भी मुकम्मल हो जाएगी।